बिहार प्रदेश कार्य समिति की बैठक मैं मानता हूं कोई साधारण आयोजन नहीं है। यह वह क्षण है जब हम अपने महान अतीत से प्रेरणा लेकर आने वाले चुनावों की रणनीति तय करेंगे, संगठन को एक नई दिशा देंगे और अपने कार्यकर्ताओं के संकल्प को जन आंदोलन में बदलेंगे। साथियों, हम सब जानते हैं कि भाजपा के बड़ा से बड़ा पदाधिकारी क्यों न हो या एक निष्ठावान करता, वह सिर्फ चुनावों के वक्त ही नहीं सक्रिय होता है, बल्कि वह हर दिन राष्ट्र निर्माण की साधना में लगा रहता है। और आज बिहार में यही साधना परिवर्तन की शक्ति बनकर उभर चुकी है। यह केवल एक संगठन की बैठक मात्र नहीं है, इस रूप में मैं इसे नहीं देखता हूं, बल्कि एक संकल्प सभा है। और उस संकल्प की शुद्धि के लिए जो बिहार और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हमें लेना है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पिछले 40 वर्षों से बहुत नजदीक से मैं देख रहा हूं, उनके साथ काम किया है मैंने। बहनों भाइयों, कि हमारा कार्यकर्ता ऐसा है कि एक बात प्यार और मोहब्बत से बात कर लो तो अपनी पार्टी के लिए और देश के लिए अपना कलेजा निकाल कर रख देता है। ऐसा यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। दहशत पैदा करके इससे काम नहीं कराया जा सकता। इसको प्यार देकर, मोहब्बत देकर आप जो चाहिए सो करा लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 11 वर्षों में सिद्ध किया है, मेरे बहनों भाइयों, कि भारत बदल सकता है और भारत आगे बढ़ सकता है, बशर्ते नेतृत्व सुदृढ़ हो, नीयत साफ हो, नीति स्पष्ट हो और राष्ट्रहित सर्वोपरि रखा जाए। अब हमें यही विश्वास बिहार के हर निवासी के दिल तक पहुंचाना है। उसको पहुंचाने का काम यदि कोई कर सकता है तो आप जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। अगर बिहार का खोया हुआ गौरव कोई शक्ति लौटा सकती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही लौटा सकती है और कोई दूसरा नहीं लौटा सकता है। और इस दिशा में आप सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मैं 5 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला, जनता से निरंतर संवाद करें मेरे कार्यकर्ता मित्रों, लेकिन वो केवल भाषण नहीं, विश्वास का संवाद हो। जनता से जब संवाद करें तो केवल खोखले आश्वासन न दें, वही बातें उनसे बोलें जिन पर की जनता यकीन कर सके, विश्वास कर सके। इसलिए विश्वास का संवाद जनता के साथ करना है। हर बूथ, हर मोहल्ले, हर पंचायत में जाकर मोदी जी के नेतृत्व की बात कहें, भाजपा की बात करें, लेकिन उसे सिर्फ भाषण न बनाएं। उनके कामों की सफलता की बात करें, उनसे पूछें सरकार की योजनाओं के बारे में, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, गरीब कल्याण अन्न योजना से अनेक जीवन में कैसे सकारात्मक बदलाव आए हैं, यह लोगों से चर्चा करें। जब लोग साथियों अनुभव से जुड़ते हैं तब उन्हें भरोसा होता है। इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं। दूसरी बात, बिहार के आत्मविश्वास को फिर से जगाइए। बिहार के आत्मविश्वास को फिर से जगाइए। अतीत के गौरव को भविष्य की प्रेरणा बनाइए। लोगों को याद दिलाइए कि वही धरती है जहां भारत का सबसे पहला गणराज्य था, जहां महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर ने ज्ञान दिया था, और जहां से संविधान सभा का नेतृत्व करने वाले बाबू राजेंद्र प्रसाद जी आए, और जहां से संविधान को बचाने वाले जयप्रकाश नारायण जी आए, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान भी इसी पटना की धरती से किया था। साथियों, तीसरी बात, लोगों को यह भी समझाएं कि भाजपा केवल सरकार नहीं चलाती है, समाज निर्माण करती है। दोस्तों, हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं। राजनीति यह शब्द 2 शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। नीति यह संस्कृत के नए धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट। इसका अर्थ यह होता है कि ऐसा राज, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। लेकिन विडंबना यह रही है कि आजाद भारत में यह राजनीति शब्द अपना अर्थ भी खोता जा रहा था, अपना भाव भी खोता जा रहा था।
लेकिन भारत की राजनीति में इस राजनीति शब्द के खोए हुए अर्थ और भाव को पुनः स्थापित करने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारी और आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस और आरजेडी जैसी राजनीतिक पार्टियां केवल कुर्सी पाने की लालसा से प्रेरित हैं, लेकिन भाजपा की प्रेरणा है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र निर्माण। कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों का केवल एक ही मोटिवेशन होता है, सत्ता में बने रहना। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, केवल सत्ता में बने रहना यह हमारा मोटिवेशन नहीं है। भारत को एक महान भारत बनाना है, ऐसा भारत बनाना है जो सारे विश्व का नेतृत्व कर सके। जबकि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि हर नागरिक की गरिमामय जीवन सुनिश्चित होना चाहिए, और उस दृष्टि से आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कितने प्रभावी कदम उठाए हैं। बहनों भाइयों, वह कदम हमारे प्रधानमंत्री ने उठाए हैं जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लोग ये सोच नहीं सकते थे क्या इतना भार कोई केंद्रीय सरकार आर्थिक भार वहन कर सकती है। अब सारी योजनाओं के लिए विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा तो लंबा समय होगा। उन्होंने ऐसी नीतियां बनाना जिसमें हर वर्ग का विकास हो। समाज का कोई वर्ग ऐसा शेष नहीं बचा है मेरे बहनों भाइयों जिस वर्ग के लिए हमारी सरकार ने काम न किया। और सभी को आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित हो, यह भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, भारत की अर्थव्यवस्था आज विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था बने, इसके लिए हम सभी लोग प्रयत्नशील हैं। और आप जानते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। आज हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर हम तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो हमें लोगों को यह एहसास दिलाना है कि बिहार भी अब तेजी से आगे बढ़ेगा, और अब राज्य और केंद्र दोनों में एनडीए के विचार की मति और कार्य की गति होगी, और जब हमारे मिशन और विजन के साथ कार्य होगा। चौथा, हमारे कार्यकर्ताओं को मोदी मिशन का वाहक बनाइए, यह मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं और मोदी जी की लोकप्रियता अभूतपूर्व है, लेकिन अब हमें इन उपलब्धियों की कहानी हर घर तक पहुंचाना है। हर गली तक नहीं है, हर घर तक हमको पहुंचाना है। हर कार्यकर्ता को इस सरकार के 11 साल की कहानी, जो कि जन सेवा राष्ट्र निर्माण की कहानी है मेरे साथियों, उसे घर घर तक पहुंचाना होगा। और 2024 का जनादेश हमारे साथ था। अब 2025 में बिहार की जनता के सामने हमारी सरकार के काम और भाजपा के विचार को पूरी स्पष्टता से रखने का यह समय है। साथियों, पांचवी बात, विपक्ष के द्वारा अलग अलग प्रचार किए जाएंगे, झूठी अफवाहें फैलाई जाएंगी। तो विपक्ष की झूठी बातें और भ्रम फैलाने की राजनीति को तथ्यों और तथ्यों के साथ जवाब दीजिए, और जवाब दीजिए तो आत्मविश्वास के साथ जवाब दीजिए। हमें यह भावना घर घर तक पहुंचानी है कि बिहार पिछड़ा नहीं है, बल्कि बिहार को पिछड़ा बनाया गया है, इसलिए जो है बिहार जो है पीछे रह गया है। साथियों, आरजेडी और कांग्रेस फिर से विभाजन की राजनीति को हवा देंगे, यह मानकर चलिए। जातियों में बांटेंगे, वर्गों में लोगों को बांटेंगे, लेकिन हम विकास और विश्वास की राजनीति करते हैं। इसलिए जब विपक्ष नफरत की राजनीति की बात करे तो उसका जवाब और कुछ नहीं हो सकता, वह सेवा की राजनीति है, हो सकती है। उसी सेवा की राजनीति से ही उसका जवाब देना है। और जब ये बिहार को पीछे धकेलने वाली बात करें तो हम उज्जवल भविष्य का रोड मैप बताएंगे, कैसे हम बिहार को हम आगे बढ़ाएंगे। जब वो विभाजन की राजनीति करें तो हम लोगों को जोड़ने वाली बात करनी है, और जब वो बिहार के लोगों को मुद्दों से भटकाएं, हम शिक्षित बिहार की बात करें, हम लोगों को बताएं कि आत्मनिर्भर बिहार कैसे बनेगा। और मैं कह सकता हूं कि एनडीए के शासनकाल में इस बिहार में मेरे दोस्तों उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हमारे प्रस्ताव जिन मित्रों ने रखे थे उन्होंने आंकड़े भी आपको दिए हैं कि 2005 में प्रति व्यक्ति कितनी आमदनी थी इस बिहार की,
और आज वह बढ़कर कितनी पहुंच गई है, लगभग 3.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गई है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। बजट भी, उसकी भी यहां चर्चा हुई है, जो 2004-5 में अप्रॉक्सीमेटली 23,885 करोड़ था, आज 3.7 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। साथियों, हमें लोगों तक यह भी संदेश पहुंचाना है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ कार्य करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। साथियों, आज ये एनडीए का संकल्प केवल सत्ता प्राप्ति नहीं, मैं मानता हूं उस ऐतिहासिक अन्याय का प्रतिकार है जिस बिहार ने दशकों तक झेला है। और अब समय आ गया है कि बिहार अपने अतीत से सीखे और उस उम्मीद से फिर से जिए जिसका वो सचमुच में हकदार है, और बिहार के लोग विकास और सुशासन का वो भागीदार बने। इसलिए साथियों, पिछले 2 दशकों में भाजपा और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने अभूतपूर्व प्रगति की है। पुरानी जंगल राज की छवि को बिहार ने काफी हद तक तोड़ दिया है, और जो भी सकारात्मक बदलाव बिहार में हुए हैं वह स्पष्ट रूप से अब लोगों को दिखाई दे रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, सन 2013 में नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्ज जब नालंदा के किसानों से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि बिहार के जैविक किसान वैज्ञानिकों से भी बेहतर हैं और उनकी खेती की पद्धतियों को दुनिया भर में दोहराया जाना चाहिए, यह उन्होंने कहा था। यानी जिस बिहार को कभी बिल्कुल बर्बाद हो गया यह कहा जाता था, अब वह नवाचार और आत्मनिर्भरता की बिहार अब मिसाल बन चुका है, जिसका एहसास उनको भी हुआ। द इकोनॉमिस्ट पत्रिका दुनिया की एक मानी जानी पत्रिका है, जिसने एक समय बिहार को इंडियाज आर्म पिट कहा था। साथियों, उसी ने नीतीश कुमार जी के शासन में बिहार की सराहना करते हुए उसी इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि बिहार भारत की सबसे अप्रत्याशित लेकिन शानदार टर्न अराउंड स्टोरी बन चुका है। यह उस इकोनॉमिस्ट ने लिखा है, मैं यह बात नहीं कह रहा हूं। उन्होंने लिखा है कि कैसे बिहार में सड़कें बनी, कैसे बिहार में स्कूलों में बच्चे पहुंचने लगे, कैसे बिहार में कानून और व्यवस्था में सुधार हुआ है, और विकास की एक नई धारा बिहार में प्रारंभ हुई। यह उन्होंने कहा है। यही अंतर दिखता है साथियों, जब नेतृत्व मजबूत हो, नीयत साफ हो और शासन में ईमानदारी हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे चाहे बिहार के मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे उप मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे मंत्री हों, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई। इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि वही बिहार जिसे दुनिया कभी हिकारत से देखती थी, आज वह प्रेरणा बन सकता है। साथियों, आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर बिहार को पिछड़ेपन, बेरोजगारी और अपराध की गर्त में धकेला है। उन्होंने सत्ता को जनसेवा का माध्यम नहीं बल्कि परिवार की सेवा का साधन बना दिया है। युवाओं को रोजगार छीना, किसानों को दर दर भटकने से इन्होंने मजबूर किया है, और महिलाओं को असुरक्षा का भाव दिया, और युवाओं के भविष्य को इन्होंने अंधेरे में धकेलने का काम किया है। आज जब एक नई पीढ़ी आगे बढ़ रही है तो दोस्तों, हमारा कर्तव्य है कि उन्हें सच्चाई से हम परिचित कराएं, हकीकत क्या है। उन्हें बताएं कि अगर बिहार को कोई बदनाम करता रहा तो वही दल थे, और अगर बिहार को कोई नया भविष्य दे सकता है तो केवल और केवल हमारे मोदी जी के नेतृत्व की सरकार दे सकती है केंद्र में, और प्रदेश में नीतीश जी के नेतृत्व की हमारी एनडीए सरकार ही दे सकती है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि सिवान की धरती ने भारत को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जैसा भी एक महान सपूत दिया था। एक स्वतंत्रता सेनानी, संविधान सभा के अध्यक्ष और हमारे पहले राष्ट्रपति, जिसकी ईमानदारी और राष्ट्रभक्ति
पीढ़ियों के लिए आदर्श रही है। लेकिन दुर्भाग्य से लालू जी के जंगल राज में यही पवित्र धरती अपराध और आतंक की प्रयोगशाला बन गई है। और साथियों, आरजेडी कांग्रेस के राज में बिहार, जहां कभी संविधान की गूंज सुनाई देती थी, वहां गोलियों की आवाज गूंजने लगी थी आरजेडी और लालू जी के शासनकाल में। एक सभ्य समाज की जगह खौफ का साम्राज्य कायम हुआ था और उस अंधेरे दौर का प्रतिनिधित्व करती थी आरजेडी की लालटेन। और उस लालटेन ने रोशनी देने की जगह लोगों के घर में आग लगाई है। उस लालटेन ने लोगों को रोशनी देने की जगह लोगों के घरों में आग लगाई है। साथियों, आपको नई पीढ़ी को इस इतिहास को केवल याद दिलाना है, क्योंकि इतिहास हमें याद दिलाता है कि जब शासन दिशाहीन और मूल्य विहीन हो जाता है, तब कैसे महान भूमि भी अंधकार, अराजकता, अपराध से बंजर हो जाती है। केवल यह लोगों को याद दिलाना है। हम अतीत को इसलिए याद करते हैं मेरे दोस्तों, ताकि भविष्य में वही गलती न दोहराई जाए। और कुछ सामंतवादी मानसिकता के लोगों ने बिहार में समाजवाद का चोला पहनकर लोगों को बहुत दिनों तक ठगा है, बहुत दिनों तक लोगों को बरगलाया है। इसके प्रति भी हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। और दोस्तों, जिन लोगों ने जनता को बेवकूफ बनाया, जनता को मरने के लिए छोड़ दिया, जनता को समाजवाद का जुमला बस दिया, और इसलिए जरूरी है कि हर कार्यकर्ता, आप जैसा हर कार्यकर्ता, हर जनप्रतिनिधि, हर मतदाता को यह बार बार बताया जाए कि जिन्होंने बिहार को बर्बाद किया, उन्हें दोबारा मौका देना सिर्फ अतीत की त्रासदी को दोहराना होगा। यह भी जनता को बतलाना चाहिए। साथियों, बिहार कभी भारत के विकास का अगुवा बन सकता था। इसकी धरती, यहां के लोगों की प्रतिभा और मेहनत में वह सामर्थ्य भी था कि वह राज्य पूरे राष्ट्र के लिए एक आदर्श बनता। लेकिन उस सपने को नष्ट किया गया। कांग्रेस और फिर आरजेडी के वर्षों के कुशासन ने उस सपने की हत्या कर दी थी। साथियों, आरजेडी से पहले दशकों तक कांग्रेस भी बिहार के पिछड़ेपन और दुर्दशा का एक बहुत बड़ा कारण रही है। 1980 के दशक में जब बिहार में कांग्रेस का कुशासन था, तो सिर्फ मुख्यमंत्री बदल रहे थे, विकास की दशा नहीं बदल रही थी। भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप दिया गया और बिहार में गवर्नेंस की रीढ़ पूरी तरह से तोड़ दी गई थी। आप जरा सोचिए साथियों, जिस धरती ने साहित्य से लेकर विज्ञान तक, धर्म से लेकर आत्मज्ञान तक हर क्षेत्र में भारत को दिशा दी हो, उस बिहार को कांग्रेस और आरजेडी की विफल, भ्रष्ट और जातिवादी राजनीति ने किस गर्त में पहुंचा दिया। साथियों, यह वही बिहार है जिसने बुद्ध को जन्म दिया, आर्यभट्ट को दुनिया को दिया, चाणक्य नीति दी, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविख्यात विद्यालय दिए। यही वह बिहार है। लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने भी असफलता की कहानियां उसकी कितनी है, उस विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, तो बागडोर किसके हाथों में आई थी? आरजेडी के हाथों में आ गई। उन्होंने बिहार को बेहतर करने की कितनी कस्में बिहार की जनता से खाई थी, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बद से बदतर करने में उसे इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब बिहार की जनता भी इसे समझने लगी है। आरजेडी कांग्रेस राज के दौरान अपराध, जातिवाद और जंगल राज ने साथियों बिहार को ऐसे अंधेरे में धकेला, जहां से बाहर निकलने का रास्ता आज तक यह बिहार ढूंढ रहा है। लेकिन हमारी सरकार इस अंधेरे से निकलने के लिए पूरी ताकत से आज काम कर रही है और काफी हद तक इस अंधेरे से हमारा बिहार निकल चुका है। साथियों, आज ये एनडीए का संकल्प केवल सत्ता प्राप्ति नहीं, मैं मानता हूं उस ऐतिहासिक अन्याय का प्रतिकार है जिस बिहार ने दशकों तक झेला है। और अब समय आ गया है कि बिहार अपने अतीत से सीखे और उस उम्मीद से फिर
से जिए जिसका वो सचमुच में हकदार है, और बिहार के लोग विकास और सुशासन का वो भागीदार बने। इसलिए साथियों, पिछले 2 दशकों में भाजपा और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने अभूतपूर्व प्रगति की है। पुरानी जंगल राज की छवि को बिहार ने काफी हद तक तोड़ दिया है, और जो भी सकारात्मक बदलाव बिहार में हुए हैं वह स्पष्ट रूप से अब लोगों को दिखाई दे रहे हैं। साथियों, इस वर्ष अप्रैल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार की मधुबनी में 13,480 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शुभारंभ किया है, और पिछले महीने ही विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए 5,736 करोड़ की 22 परियोजनाओं की सौगात भी उन्होंने बिहार को दी है। साथियों, आप सभी को पता है कि मखाना को जीआई टैग दिया गया है। यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है, मखाना को जीआई टैग दिया गया है, और आज बिहार का मखाना सिर्फ एक पारंपरिक खाद्य पदार्थ नहीं रहा है, बल्कि अब वह सुपर फूड के रूप में वैश्विक मान्यता प्राप्त कर चुका है। सुपर फूड के रूप में एक वैश्विक मान्यता प्राप्त कर चुका है। यह सभी बिहार वासियों के लिए मैं समझता हूं एक गौरव का विषय है। साथियों, हमारी सरकार ने इस वर्ष बजट में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा भी की है। मखाना रिसर्च सेंटर को राष्ट्रीय दर्जा भी प्राप्त हो गया है, यह मुझे बताया गया है, जिससे इसमें वैज्ञानिक शोध और साथ ही साथ इनोवेशन, जो नवाचार कहते हैं, नवाचार को स्वाभाविक रूप से और बढ़ावा मिलेगा। अब हमारा मखाना दोस्तों केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहेगा, भारत की बाजारों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचेगा, और दुनिया में बिहार की एक अलग पहचान हमारा ये मखाना भी बनाएगा। साथियों, बिहार की प्रगति से ही देश की प्रगति होगी। हमारी सरकार ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। मेरा विश्वास है कि विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त यदि होगा तो विकसित बिहार से ही वह मार्ग प्रशस्त होगा। और साथियों, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और मजबूत नेतृत्व में तथा हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में हम सभी को विकसित भारत और विकसित बिहार के संकल्प की सिद्धि को प्राप्त करना है। इसके लिए पूरी ताकत हम लोगों को लगानी पड़ेगी। हमें लोगों को यकीन दिलाना है कि कोई पार्टी बिहार को उसके गौरवपूर्ण इतिहास की तरह गौरवमय उज्जवल भविष्य दे सकती है तो वह केवल और केवल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। भारत एक ऐसा देश है जहां की संस्कृति में ही सर्वधर्म संभाव का मेरे दोस्तों भाव है। सभी धर्मों के प्रति हम समान का भाव रखते हैं। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, जहां तक मेरा प्रश्न है, पार्टी का प्रश्न है, हम जाति, पंथ और मजहब, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव करने वाले नहीं हैं। हम इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाले लोग हैं। यह हमारा वह भारत है जिसने केवल भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को संदेश देने वाला पहला देश इस धरती पर यदि कोई है तो भारत है, जिसने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। भारतीय संस्कृति स्वभाव से ही पंथ निरपेक्ष रही है। स्वभाव से ही भारतीय संस्कृति पंथ निरपेक्ष रही है, सेकुलर रही है। यह तो वह धरती है यहां पर हर किसी को अपनी बात का प्रचार करने की छूट रही है। यह भारत ही है जहां पारसी समाज को खुले मन से स्वीकार किया गया है मेरे बहनों भाइयों, और वे सबसे पहले गुजरात के सूरत पहुंचे थे और आज वे भारत के कई नगरों में सैकड़ों वर्षों से रह रहे हैं। साथियों, केवल भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पुराने चर्चों में से एक आज भी केरल में मौजूद है। पुराने चर्चों में भी एक चर्च केरल में मौजूद है। अगर मैं इस्लाम की बात करूं तो पूरी दुनिया में केवल भारत में ही इस्लाम के 72 फिरके पाए जाते हैं। दुनिया के किसी देश में इस्लाम के 72 फिरके नहीं पाए जाते। यह हमारे देश की सहिष्णुता और पंथ निरपेक्षता, सेकुलर कैरेक्टर का यह जीता जागता उदाहरण है। साथियों, पूरे विश्व में अगर कहीं माइनॉरिटीज, पूरे विश्व में यदि माइनॉरिटीज कहीं सर्वाधिक सुरक्षित हैं
तो हमारा और आपका देश और भारत है यहां सर्वाधिक सुरक्षित है। हमारे पड़ोसी देशों की हालत देखिए, पाकिस्तान में माइनॉरिटी कम्युनिटी की बुरी हालत कर रखी, चाहे वो हिंदू हो चाहे ईसाई हो। माइनॉरिटी को छोड़िए, वहां तो सिया, सुन्नी, अहमदिया को लेकर भी आए दिन फसाद हुआ करते हैं। बांग्लादेश की भी परिस्थिति काफी खराब होती जा रही है, खराब हो चुकी है। वहां हिंदू समुदाय के साथ जो कुछ भी हो रहा है वह किसी भी सभ्य समाज के माथे पर एक कलंक से कम नहीं है मेरे दोस्तों। साथियों, पड़ोसी देशों में माइनॉरिटी कम्युनिटी पर ढाए जा रहे जुल्म को देखकर हमारी सरकार ने ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित किया, जिसका विरोध उन राजनीतिक दलों ने सबसे ज्यादा किया जो दिन रात माइनॉरिटीज के लिए घड़ियाली आंसू बहाते रहते हैं। उन लोगों ने विरोध किया। क्या दुनिया के दूसरे देशों में माइनॉरिटी हमारे पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, अफगानिस्तान में है? यदि हम वहां रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके ऊपर कोई जुल्म ढाया जा रहा है, क्या भारत को उनको नागरिकता नहीं देनी चाहिए? यह नागरिकता हमारी सरकार ने दी है। और बहनों भाइयों, पूरे देश को बराबर इन लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की है। इन तथाकथित सेकुलर लोगों ने यह कोशिश की है। पूरे विश्व में साथियों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी अकेली पार्टी है जिसने पड़ोसी देशों में माइनॉरिटीज पर होने वाले जुल्म को खत्म करने के लिए नागरिकता कानून में संशोधन किया। न केवल वकालत की, बल्कि सरकार बनते ही उस पर काम भी प्रारंभ किया और उसके बाद में पारित भी कर दिया। इसे कहते हैं सच्चा सेकुलरिज्म, इसे कहते हैं सच्चा पंथ निरपेक्ष। मैं सेकुलरिज्म के नकली पैरोकारों से मैं पूछना चाहता हूं कि जब साल 1976 में आपातकाल के दौरान संविधान के 42वें संशोधन के माध्यम से सेकुलर शब्द जोड़ा गया, तो क्यों इन शब्दों को जम्मू और कश्मीर के संविधान में नहीं जोड़ा गया? क्या जम्मू एवं कश्मीर को सेकुलर नहीं होना चाहिए था? लेकिन उसमें नहीं जोड़ा गया, जहां पर कश्मीरी पंडितों को मजहब के आधार पर टारगेट किया जा रहा था। और साथियों, हमने भारतीय संविधान की धारा 370 को समाप्त किया है और तब जाकर जम्मू कश्मीर में वास्तव में जम्मू कश्मीर यह सेकुलर हो पाया है। साथियों, भारतीय संविधान का एक लिविंग डॉक्यूमेंट, जीवंत डॉक्यूमेंट है। भारतीय संविधान एक हमारा जीवंत एक दस्तावेज है। उस पर स्वस्थ तरीके से बहस का चलना लोकतंत्र की ताकत की निशानी है, मैं ऐसा मानता हूं। मगर जनता को संविधान के नाम पर गुमराह करने की जो कोशिश एक बार फिर कांग्रेस और आरजेडी के लोग करना चाहते हैं, उसमें वे इस बार कामयाब नहीं होंगे। और इस देश में सेकुलरिज्म को सबसे अधिक खतरा यदि किसी से है तो इन छद्म सेकुलर वादियों से है। मेरे बहनों भाइयों, इसके प्रति भी हम सबको सजग रहना चाहिए। साथियों, इस बार लोकसभा चुनाव में हमारे देश के सामने सेकुलर सिविल कोड को लागू करने का संकल्प व्यक्त किया है। भाजपा के संकल्प पत्र के निर्माण समिति का भी मैं अध्यक्ष रहा हूं दोनों बार। मैं तो यही कहूंगा कि मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं। जो कहा है अक्षरशः उसे पूरा किया है। और साथियों, यह काम भी वो जरूर करेंगे। जो लोग भी सेकुलरिज्म को सही मायनों में मानते हैं, उन्हें सेकुलर सिविल कोड के निर्माण में अपना समर्थन देना चाहिए। यह भी मैं अपील करना चाहता हूं। हमने सुरक्षा के मुद्दे पर भी ऐसा कार्य किया है जैसा पहले कभी नहीं हुआ है। मेरे दोस्तों, मैंने सुरक्षा के मोर्चे पर, मुद्दे पर ऐसा काम किया है जो आज तक भारत में कभी नहीं किया है, नहीं हुआ है। सर्जिकल स्ट्राइक और आतंकवाद पर निर्णायक कार्रवाई ने देश की सुरक्षा को एक नई धार दे दी है। मेरे बहनों भाइयों, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज तक भारत में कभी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। सीमा पर तो लड़ाई होती थी, लेकिन सीधे भीतर घुसकर और 100 किलोमीटर से दूर जाकर आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने का काम आज ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे जवानों ने किया है। बहनों भाई, हम लोगों ने फैसला किया था, हम हिंसक नहीं हैं, हम क्रूर नहीं हैं। हम लोगों ने फैसला किया था, जिन मोहि मारा
दिन वही मारे। जिसने हमको मारा हमने उन्हीं को मारा है। इसलिए हमने किसी भी सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट पर, किसी नागरिकों का, आम जनता का जो कोई केंद्र था, स्थान था, वहां पर आक्रमण नहीं किया, और न तो उनके सैन्य मिलिट्री जो एस्टेब्लिशमेंट थे उस पर भी हम लोगों ने आक्रमण नहीं किया। साथियों, अब हमारी नीति है, आतंकवादी जहां भी हैं हम उन्हें समाप्त करने से रंच मात्र भी हिचकेंगे नहीं। साथ ही आतंकवाद को प्रायोजित करने वाली सरकार और आतंकवाद के मास्टरमाइंड के बीच का अंतर किए बिना हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। साथियों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत 2047 तक विकसित भारत बनने की लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ चुका है। जीरो पॉवर्टी, 100% एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट, विमेन पार्टिसिपेशन, महिलाओं की भागीदारी, ग्लोबल फूड हब जैसे लक्ष्य केवल नीतिगत घोषणाएं नहीं बल्कि एक राष्ट्र के संकल्प की, मेरे दोस्तों, घोषणा है। और इन संकल्पों की प्राप्ति के लिए बिहार का विकसित राज्य बनना आवश्यक है। और हमारे राजनीतिक जीवन का जो अनुभव है उस आधार पर मैं कहना चाहता हूं, सामान्यतः बढ़ चढ़कर मैं कभी बातें नहीं करता हूं, उस आधार पर मैं कहना चाहता हूं, हमारा बिहार विकसित राज्य बनकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन हमारा जो यह संकल्प है, इस संकल्प को हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जन जन तक पहुंचाना है।